जरा सोचिए, गणित का एक ऐसा सवाल जिसमें जिसमें किसी संख्या को अपने आप से ही अनंत बार गुणा करना हो। हाँ, जो देखने में ही डरावना लगे। बिल्कुल। मतलब अगर आप ऐसे सवाल किसी नॉर्मल कैलकुलेटर में भी डालेंगे ना, तो उसकी स्क्रीन पर भी तुरंत एरर फ्लैश होने लगेगा। वो भी हैंग हो जाएगा। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम उन डरावने सवालों की बात कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, यूपी टीईटी या यूपी पुलिस। खासकर शेषफल प्रमेय वाले सवाल। एकदम सही। रिमाइंडर थ्योरम के वो सवाल जिनमें अनंत घातें मतलब इनफाइनाइट पावर्स लगी होती हैं। आज हमारे पास जो मुख्य स्रोत सामग्री है ना, वो है आदित्य सर के यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान की एक बेहद रणनीतिक क्लास। बहुत ही ज्ञानवर्धक क्लास है वो। हाँ, और आज की चर्चा का हमारा मिशन है आदित्य सर के बताए गए उस रामबाण यूलर मेथड को पूरी तरह से डिकोड करना। बिल्कुल। ये एक ऐसा तरीका है जो गणित के इन विशालकाय सवालों को महज 5 सेकंड में, हाँ सिर्फ 5 सेकंड में हल करने की ताकत रखता है। ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। अक्सर ऐसे सवालों को देखकर परीक्षार्थियों के पसीने छूट जाते हैं। मतलब परीक्षा बनाने वाले जानबूझकर ऐसे सवाल डिजाइन करते हैं। ताकि बच्चे उलझ जाएं, है ना? बिल्कुल, ताकि उम्मीदवार उलझ जाएं और पारंपरिक तरीकों में अपना कीमती समय गंवा दें। लेकिन जैसा कि आज की स्रोत सामग्री में बताया गया है, ये तरीका सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है। हम्म। ये संख्याओं के व्यवहार को समझने का एक पूरा वैज्ञानिक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को देखकर ना मुझे एक बहुत ही रोचक छवि याद आती है। मतलब मैं इसे ऐसे सोच रही थी कि एक तरफ गणित का वो बड़ा सवाल है जो किसी विशालकाय राक्षस की तरह परीक्षा के पेपर में खड़ा है, हाँ, एक मॉन्स्टर की तरह। और दूसरी तरफ ये रामबाण ट्रिक है, एक ऐसी जादुई तलवार जिसे घुमाते ही वो विशालकाय राक्षस सिकुड़कर एक छोटे से कीड़े में बदल जाता है। अरे वाह, विशालकाय घातों को छोटा करने की ये उपमा बहुत ही सटीक है। यूलर मेथड असल में यही करता है। वो उस बड़ी पावर या घात को इतना छोटा कर देता है कि उसे आसानी से उंगलियों पर गिना जा सके। लेकिन उस जादुई तलवार को चलाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो तलवार बनी कैसे है। बिल्कुल, काम कैसे करती है। हाँ, और वो काम क्यों करती है। यहीं से यूलर नंबर का सिद्धांत सामने आता है, जिसे गणित की भाषा में टोशिएंट फंक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं, क्योंकि अक्सर गणित में लोग सिर्फ फॉर्मूला रट लेते हैं, हाँ, वो सबसे बड़ी गलती है। है ना? उसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते। हम्म। तो ये यूलर नंबर आखिर है क्या, और ये क्या दर्शाता है? असल में लियोनार्ड यूलर एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। किसी भी संख्या, मान लीजिए उसे n कह लेते हैं, तो उसका यूलर नंबर ये बताता है कि उस संख्या n से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो n के साथ सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य मतलब को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि उन दोनों संख्याओं के बीच एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अच्छा, इसका मतलब अगर कोई संख्या 7 है, तो हमें ये देखना है कि 1 से लेकर 6 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका 7 के साथ कोई साझा गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। एकदम सही। यही इस सिद्धांत का मुख्य आधार है। और चूंकि 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, हाँ। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सभी संख्याएं 7 के साथ सह अभाज्य हैं। इनकी कुल गिनती 6 है, इसीलिए 7 का यूलर नंबर 6 होता है। अरे, ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 5, 11 या 13, तो उसका यूलर नंबर हमेशा उससे एक कम ही होगा, यानी n-1, बिल्कुल। क्योंकि उससे छोटी सारी संख्याएं उसके साथ सह अभाज्य ही होंगी। आदित्य सर ने भी स्रोत सामग्री में इसे प्राइम नंबर का सुनहरा नियम कहा है। और ये नियम प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। वैसे गणितीय रूप से किसी भी संख्या का यूलर नंबर निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला क्या है? वो है n गुणा ब्रैकेट में 1 - 1/a फिर गुणा 1 - 1/b, जहां a और b उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा। लेकिन जब संख्या पहले से ही अभाज्य हो तो ये लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक सवाल आ रहा है। मान लीजिए परीक्षा का बहुत भारी दबाव है, समय कम है और घड़ी टिक टिक कर रही है। हाँ, वो प्रेशर तो होता है। उस घबराहट में कोई छात्र मान लीजिए 7 या 11 जैसी अभाज्य संख्या पर भी वो लंबा यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाने बैठ जाए, तो उसका क्या परिणाम होगा? देखिए, गणित के हिसाब से उत्तर गलत नहीं आएगा।
फॉर्मूले से भी 7 का यूलर नंबर 6 ही निकलेगा। तो फिर नुकसान क्या है? नुकसान है समय। प्रतियोगी परीक्षाओं में रेस सिर्फ सही उत्तर देने की नहीं होती है, बल्कि सबसे कम समय में सही उत्तर देने की होती है। बिल्कुल। जो काम N-1 ट्रिक से 1 सेकंड में हो सकता था, उसके लिए 30 सेकंड बर्बाद करना एक बड़ी रणनीति भूल है। ये पूरा खेल समय प्रबंधन का है और इसीलिए ये नियम एक गेम चेंजर साबित होता है। मैं समझ गई। ज्ञान के साथ साथ स्मार्टनेस और समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। तो अब यूलर नंबर का कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया है। लेकिन ये यूलर नंबर उस बड़े से घात को छोटा कैसे कर देता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत ही उम्दा सवाल। इसके पीछे चक्रीयता या साइक्लिसिटी का विज्ञान काम करता है। साइक्लिसिटी? हाँ, जब हम किसी संख्या की घात बढ़ाते जाते हैं और उसे किसी भाजक से भाग देते हैं, तो शेषफल एक निश्चित पैटर्न के बाद खुद को दोहराने लगते हैं। यूलर नंबर असल में उस चक्र की लंबाई है। ओहो, अच्छा। अगर किसी संख्या का यूलर नंबर 4 है, तो इसका मतलब है कि हर चौथी घात के बाद शेषफल वापस वहीं आ जाएगा जहां से वो शुरू हुआ था। क्या बात है! इसीलिए हम बड़ी घात में यूलर नंबर से भाग देकर सिर्फ बचे हुए शेष चक्र को निकाल लेते हैं। ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। मतलब हम पूरे चक्र को हटाकर सिर्फ अपने काम के हिस्से को रख लेते हैं। अब हमारे पास तलवार आ चुकी है और हमें पता चल गया है कि ये काम कैसे करती है। बिल्कुल। तो क्या अब सीधे सवालों पर धावा बोल दिया जाए? अभी नहीं। एक पायलट जब हवाई जहाज उड़ाने जाता है ना, तो वो सीधे इंजन स्टार्ट करके उड़ने नहीं लगता। हाँ, वो पहले चेकिंग करता है ना। एकदम सही। वो उड़ान से पहले की जांच या प्री फ्लाइट चेक्स करता है। इसी तरह सवालों पर ये ट्रिक लगाने से पहले 2 अनिवार्य शर्तों की जांच करनी होती है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। उड़ान से पहले की जांच। ये सुनने में काफी व्यवस्थित लग रहा है। स्रोत सामग्री के अनुसार इसमें पहली शर्त ये है कि आधार भाजक से छोटा होना चाहिए। बेस मस्ट बी लेस देन डिवाइजर। हाँ, यानी जिस संख्या पर घात लगी है वो भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके पीछे का तर्क बहुत सरल है। अगर आधार बड़ा है, तो इसका मतलब है कि उसमें भाजक का कम से कम एक बार भाग और जा सकता है। सही बात है। इसलिए समीकरण को संतुलित और छोटा करने के लिए पहले आधार में भाजक का भाग देकर जो शेष बचे, उसे नया और छोटा आधार बना लेना चाहिए। ये पूरी तरह से तर्कसंगत है। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त सबसे महत्वपूर्ण है। आधार और भाजक दोनों सह अभाज्य होने चाहिए। वही कोप्राइम। हाँ, मतलब अंश और हर एक के अलावा किसी भी समान संख्या से कटने नहीं चाहिए। अगर वे किसी कॉमन फैक्टर से कट रहे हैं, तो यूलर का वो चक्रीयता वाला नियम टूट जाता है। अच्छा, इसे समझने के लिए अगर मैं एक ताले और चाबी का उदाहरण लूं, तो शायद तस्वीर और साफ हो जाएगी। हाँ, बताइए। यहाँ जो यूलर ट्रिक है वो एक चाबी है और जो सवाल है वो एक ताला है। पहली शर्त के अनुसार अगर चाबी ताले के छेद से ही बहुत बड़ी है, यानी आधार भाजक से बड़ा है, हाँ, तो वो अंदर ही नहीं जाएगी। उसे तराश कर छोटा करना होगा। और दूसरी शर्त के अनुसार अगर चाबी में जंग लगी है या उसमें कुछ फंसा हुआ है, मतलब संख्याएं कोप्राइम नहीं है, किसी कॉमन नंबर से कट रही हैं, तो भी ताला नहीं खुलेगा। बिल्कुल सही। ट्रिक तभी काम करेगी जब चाबी सही आकार की हो और बिल्कुल साफ हो, है ना? ये ताले चाबी वाला रूपक इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से समझा देता है। बिना इन 2 शर्तों को पूरा किए आगे बढ़ना वैसा ही है जैसे गलत चाबी से ताला खोलने की कोशिश करना। तो अब सिद्धांत और शर्तें दोनों स्पष्ट हैं। चलिए अब इस रामबाण एल्गोरिथम को असली सवालों पर लागू करके देखते हैं। आदित्य सर ने इसके लिए 4 सरल चरणों का एक सिस्टम बताया है। हाँ, 4 स्टेप्स। पहला, भाजक का यूलर नंबर निकालें। दूसरा, घात में उस यूलर नंबर से भाग दें। तीसरा, भाग देने पर जो नया शेषफल आए उसे प्राप्त करें। और चौथा, इस नए शेषफल को मूल आधार की नई घात बना लें और अंतिम हल निकालें। चलिए इसे एक केस स्टडी से समझते हैं। एक बहुत ही आम सवाल लेते हैं। 2 की घात 34 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ओके, 2 की घात 34 बटे 5। हाँ, तो सबसे पहले प्री फ्लाइट चेक। क्या आधार जो कि 2 है वो भाजक 5 से छोटा है? हाँ है। क्या 2 और 5 सह अभाज्य हैं? बिल्कुल है। हाँ, दोनों एक के अलावा किसी और से नहीं कटते। चेकिंग पास हो गई। अब पहले चरण पर आते हैं। भाजक है 5 और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर वाले सुनहरे नियम के हिसाब से
5 का यूलर नंबर सीधा 4 हो जाएगा। 5 - 1। एकदम सही। अगला चरण, जो बड़ी घात है यानी 34, उसमें इस यूलर नंबर 4 का भाग देना है। तो 34 में 4 का भाग दिया, 4 अट्ठे 32, तो शेष बचा 2। और अब ये जो शेष 2 बचा है ना, बस उसे पुरानी वाली बड़ी घात की जगह रख देना है। तो अब सवाल 2 की घात 34 से सिकुड़कर सिर्फ 2 की घात 2 बन गया है, बिल्कुल। और 2 की घात 2 होता है 4। अब अंतिम चरण में 4 को 5 से भाग देना है। चूंकि 4 पहले ही 5 से छोटा है, तो नियम के अनुसार जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल वही छोटी संख्या ही रहती है, यानी अंतिम उत्तर हुआ 4। इस पूरी प्रक्रिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिना किसी कैलकुलेटर के महज कुछ सेकंड का काम है। यही इस तरीके की खूबसूरती है। वाकई। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, जहां आधार और घात थोड़ी और बड़ी हो। प्रश्न है, 3 की घात 82 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? फिर से वही तार्किक प्रक्रिया। प्री फ्लाइट चेक, 3 7 से छोटा है और दोनों सह अभाज्य हैं, चेक पास। अब 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसका यूलर नंबर 6 होगा। अब घात 82 में 6 का भाग देते हैं। 6 कम 6 बचे 2, 22 हो गया, 6 18 और शेष बचा 4। तो नई घात बन गई 4। नया सवाल हुआ 3 की घात 4 बटे 7। 3 की घात 4 को हल करने पर 81 आता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब सवाल बहुत आसान हो गया है। 81 को 7 से भाग देना है। 11 सत्ते 77, 81 में से 77 गए तो शेष बचा 4। इस सवाल का भी अंतिम उत्तर 4 ही है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि 3 की घात 82 जैसी डरावनी संख्या, जिसे कैलकुलेटर भी शायद दिखाने में संघर्ष करे, वो पल भर में 81 में बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। परीक्षा बनाने वाले भी जानते हैं कि परीक्षार्थी शॉर्टकट सीखकर आते हैं। इसीलिए वे अक्सर सवालों में एक छिपा हुआ जाल बिछाते हैं। क्या हो अगर उड़ान से पहले की जांच फेल हो जाए? इसी बिंदु पर रटने वाले और अवधारणा को समझने वाले छात्रों के बीच का अंतर साफ हो जाता है। इसे हम अपनी तीसरी केस स्टडी से समझते हैं। सवाल है, 4 की घात 96 को 6 से भाग दें। 4 की घात 96 बटे 6। जैसे ही हम प्री फ्लाइट चेक करते, एक सिस्टम अलर्ट बजना चाहिए। आधार 4 है और भाजक 6 है। क्या ये सह अभाज्य है? नहीं, दोनों ही 2 से कटते हैं। मतलब चाबी में जंग लगी है। बिल्कुल। अब यहाँ तो मामला फंस गया। क्या हम इन्हें काट कर छोटा कर सकते हैं, या ऐसा करने से पूरा गणितीय समीकरण ही बदल जाएगा? देखिए, अगर यहाँ सीधे 6 का यूलर नंबर निकालकर भाग दे दिया जाए ना, तो उत्तर 100% गलत आएगा। इस जाल से बचने के लिए आदित्य सर ने एक बहुत ही शानदार नियम बताया है। वो क्या है? इसे हम होल्ड और बूमरैंग नियम कह सकते हैं। हमें संख्या को तब तक काटना है जब तक कि वो सह अभाज्य न बन जाए। 4 की घात 96 को 6 से भाग देना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 की घात 95 और इस पूरे के बटे में 6। यानी हमने 96 बार गुणा होने वाले 4 में से एक 4 को अलग निकाल लिया। हाँ, अब अंश वाले उस अकेले 4 को और हर वाले 6 को 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो नया समीकरण बना, अंश में 2 गुणा 4 की घात 95 और हर में 3। और यहीं पे वो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जिस पर स्रोत सामग्री में बहुत जोर दिया गया है। जिस 2 से अंश और हर को काटा गया है, उसे भूलना नहीं है, बल्कि एक तरफ होल्ड पर रख लेना है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल बैंक से लोन लेने जैसा लग रहा है। देखिए, सवाल को आसान बनाने के लिए और संख्याओं को सह अभाज्य बनाने के लिए शुरुआत में 2 से भाग दे दिया गया, यानी बैंक से 2 का लोन ले लिया गया। सही उदाहरण है। इससे वर्तमान स्थिति तो आसान हो गई, लेकिन जब अंतिम उत्तर आएगा तो बैंक अपना लोन वापस मांगेगा। अंत में उस 2 से गुणा करके वो कर्ज चुकाना ही होगा, वरना फाइनल बैलेंस गलत हो जाएगा। ये बैंक लोन वाला रूपक इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के गणित को बहुत अच्छी तरह समझा देता है। जब हम भाजक को 2 से भाग देते हैं तो हम असल में शेषफल के स्केल को आधा कर देते हैं। इसलिए असली शेषफल पाने के लिए उसे वापस दोगुना करना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो चलिए अब नए और आसान समीकरण को हल करते हैं। 2 गुणा 4 की घात 95 बटे 3। अब नया भाजक 3 है और 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका यूलर नंबर 2 हुआ। अब घात 95 में इस यूलर नंबर 2 का भाग देते हैं। 95 एक विषम संख्या है, तो 2 का भाग देने पर शेषफल 1 ही आएगा।
तो अब समीकरण और भी छोटा हो गया। 2 गुणा 4 की घात 1/3, जिसका मतलब है 8/3। जब 8 में 3 का भाग दिया जाता है, 3 दूनी 6, तो शेष बचता है 2। अब यहाँ जल्दबाजी में ये 2 ही अंतिम उत्तर मान लिया जा सकता है, लेकिन बैंक का लोन चुकाने का समय आ गया है। बूमरांग की वापसी, हाँ, जो 2 होल्ड पर रखा था, उसका इस अंतिम शेषफल 2 में वापस गुणा करना अनिवार्य है। यानी 2 गुणा 2 बराबर 4। इस पूरे उलझे हुए सवाल का सही और अंतिम उत्तर 4 है। अगर कोई ये लोन चुकाना भूल जाए तो वो विकल्प 2 पर टिक लगाकर आ जाएगा और उसके अंक कट जाएंगे। ये जान वाकई के खतरनाक था, लेकिन इस तार्किक तरीके से बचना बहुत आसान हो गया। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अब चलते हैं उस आखिरी और सबसे जटिल स्थिति की तरफ, जहां परीक्षक सारी सीमाएं पार कर दें। हमने जाल पार कर लिया, लेकिन तब क्या होगा जब आधार बहुत बड़ा हो और भाजक कोई अभाज्य संख्या भी ना हो? ये सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति लग सकती है, लेकिन यूलर का सिस्टम इतना मजबूत है कि वो हर स्थिति को संभाल सकता है। अच्छा, इससे चौथी केस स्टडी से देखते हैं। 11 का घात 143 को 9 से भाग दें। 11 की घात 143/9। चलिए प्री फ्लाइट चेक करते हैं। क्या आधार जो कि 11 है वो भाजक 9 से छोटा है? नहीं, हमारी चाबी ताले से बड़ी है। हाँ, तो पहला कदम है आधार को छोटा करना। 11 में 9 का भाग देने पर 9 एकम 9, शेष बचा 2। तो अब आधार 11 की जगह 2 हो गया। नया सवाल बना, 2 की घात 143 को 9 से भाग देना। फिर से चेक करें, 2 9 से छोटा है और 2 और 9 सह अभाज्य भी हैं। चेक पास। अब अगले चरण पर आते हैं। भाजक है 9, लेकिन 9 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ये एक भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ प्राइम नंबर वाला सुनहरा नियम काम नहीं करेगा। यहाँ वो मूल यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाना होगा। बिल्कुल, इसके पीछे का तर्क भी बहुत दिलचस्प है। फॉर्मूला था n गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस 1/a। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम कुल संख्या n में से उन संख्याओं को हटा रहे हैं जो a की गुणज है। 9 के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक ही है, 3, क्योंकि 3 गुणा 3 9 होता है। तो फॉर्मूले में रखते हैं, n की जगह 9 रखा, 9 गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3। जब 1 में से 1/3 घटाते हैं तो 2/3 बचता है। तो 9 गुणा 2/3। और 9 को 3 से काटने पर 3 आता है, और 3 का 2 में गुणा करने पर 6 आता है। इसका मतलब 9 का यूलर नंबर 6 है। आसान भाषा में 1 से 9 के बीच 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 के साथ सह अभाज्य हैं। एकदम सही। तो यूलर नंबर 6 मिल गया। अब घात 143 में 6 का भाग देते हैं। 6 दूनी 12, 2 बचा, 33 हो गया। 6 तिया 18, शेष बचा 5। तो वो विशाल का सवाल अब सिकुड़कर सिर्फ 2 की घात 5/9 रह गया है। और 2 की घात 5 होता है 32। तो 32 में 9 का भाग देना है। 9 तिया 27 और 32 में से 27 गए तो शेष बचा 5। इस सवाल का अंतिम उत्तर 5 है। इस आखिरी उदाहरण ने पूरी तरह साबित कर दिया है कि यूलर मेथड कोई रटने वाली शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। ये एक तार्किक प्रणाली है। बिल्कुल। अगर नियमों का सही से पालन किया जाए, प्री फ्लाइट चेक करना, यूलर नंबर सही से निकालना, और अगर भाग दिया है तो वापस गुणा करना, तो गणित का कोई भी अपवाद इस सिस्टम को भेद नहीं सकता। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मुझे लगता है कि ये निष्कर्ष निकलता है कि जटिल गणितीय सवालों का हल सिर्फ फॉर्मूले रटने या पन्ने भर भर कर लंबी गणनाएं करने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली हल उनके पीछे छिपे पैटर्न को पहचानने और एक ठोस सिस्टम को अपनाने में है। आदित्य सर का ये रामबाण यूलर मेथड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सही मार्गदर्शन और सही सिस्टम से बड़ा गणितीय राक्षस भी एक छोटे से शेषफल में बदल जाता है। यह विश्लेषणात्मक सोच का कमाल है। जो लोग ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये ट्रिक्स और ऐसे अन्य सिस्टम परीक्षा के नजरिए से गहराई से समझने हो तो आदित्य सर के YouTube चैनल संकल्प समाधान पर उपलब्ध ओरिजिनल वीडियोस एक बेहतरीन संसाधन है। हाँ, वहाँ ऐसे कई विषयों को विस्तार से समझाया गया है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना निश्चित रूप से एक अच्छी रणनीति हो सकती है ताकि कोई भी ट्रिक मिस ना हो।